आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर का अध्ययन करेंगे। कक्षा 11 में एनसीईआरटी में ये क्वाड्रेटिक के साथ दिया हुआ है। तो पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र या इसका हम तभी जिक्र करेंगे जब हमें प्रॉब्लम में आई के बारे में गिवन होगा। तो इसकी उत्पत्ति किस तरह हुई और समृद्ध संख्या का बेसिक क्या मतलब है। तो इसके लिए जैसे हमें मान लीजिए -4 का रूट निकालना हो, तो रियल नंबर के लिए तो ये नॉट डिफाइंड है। अगर हम रियल नंबर के लिए बात करें तो ये डिफाइन नहीं होगा, ये नॉट डिफाइंड है। और तो इसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए फिर एक अलग से कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया गया। तो वहाँ पे हमें यहाँ पे उत्पत्ति हुई -√1 की, -1 का रूट, और इसको डिफाइन किया आई से। तो आई लिया जाता है, एक शब्द होता है आयोटा। आयोटा का मतलब काल्पनिक, वहाँ से ये आई लिया जाता है। तो आपको बेसिकली ये ध्यान रखना है कि -1 का अंडर रूट क्या होता है, आई। अब जैसे हमें -4 का मान निकालना है तो -1 गुणा 4, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 का 2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आई होगी, तो ये 2i निकल आएगा इस तरह। या हम इसी का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ से हमें मिलेगा i² = -1। और कम्प्लेक्स नंबर को हम जनरली c से या z से नोट करते हैं, तो z का ज़्यादा यूज हुआ है। और कोई भी कम्प्लेक्स नंबर इस रूप का होता है, x + iy रूप का। कम्प्लेक्स में दोनों तरह की संख्याएं होंगी, रियल और इमेजिनरी। तो जो बिना आई वाला पद है वो रियल पार्ट होता है, और जो आई का कोफिशिएंट है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। तो z के दो भाग होते हैं, रियल और इमेजिनरी। इसी x को हम रियल z भी कह सकते हैं, इसमें नोटेशन का काफ़ी यूज है। तो रियल z को कहते हैं x और इमेजिनरी z को बोलते हैं y। तो ये नोटेशन भी आपको ध्यान रखना है। और z इसको लिया जाएगा, और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, और i और y, ये i y वाला जो टर्म है पूरा, इसका i का कोफिशिएंट y जो होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट है, और x है वो रियल पार्ट है। ये अब हमें इन्हीं को अगर एक्सेस पे बनाना हो तो अब हम यहाँ आगे बात करेंगे आई के बारे में। इसका किरमित युग्म लिखेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं इसे, जेड का किरमित युग्म, ठीक है, जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। और जेड का मापांक सीखेंगे, या जेड की लंबाई, मॉडुलस ऑफ जेड, या जेड का परिमाण भी कह सकते हैं, इसको मॉड जेड से नोट करेंगे। जेड का संयुग्मी पढ़ेंगे, कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, इसको जेड बार से नोट करेंगे। जेड का कोणांक पढ़ेंगे, कोणांक को बोलते हैं यहाँ पे आर्गूमेंट, यानी आर्गूमेंट जेड कहा जाएगा उसको। तो क्रम से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम किरमित युग्मी समझते हैं क्या है। तो जेड का किरमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, किस तरह बनाते हैं। तो जेड जैसे हमने लिया x + iy, और इसका हमें किरमित युग्म लिखना है, तो ये हो जाएगा x, y, ये ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म है। और जब x y के रूप में लिखा होगा तो ये जेड की कार्टेशियन फॉर्म कहलाती है, कार्तीय रूप। इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें पोलर फॉर्म भी पढ़ना है, ध्रुवीय रूप। तो किरमित युग्म x, y कहलाता है। अगर किरमित युग्म से हमें z लिखना हो तो हम दूसरे वाले में i लगा देंगे और यहाँ प्लस लगा देंगे। अब बात आती है, जैसे अगर हमें बनाना हो x y एक्सिस पे, तो x y एक्सिस ना बोल के उसको बोला जाता है समृद्ध तल। तो जब भी हमें इसका ग्राफ बनाना होगा तो हम समृद्ध तल मानेंगे, इसी को बोलते हैं अर्गेंड प्लेन। तो अर्गेंड प्लेन में जो एक्स वाई एक्सिस होते थे, बस यहाँ पे थोड़ा सा इनके नाम चेंज हुए हैं। तो ये तो आपका एक्स एक्सिस ही है, और इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। और ये जो वाई है ये हो जाएगी यहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस, काल्पनिक अक्ष। तो एक्स, वाई मान लीजिए, हम किरमित युग्म पहले यहाँ बना लेंगे। तो लेट ये डिस्टेंस वाई है और ये एक्स है। तो ओरिजिन से जब हम उस पॉइंट को मिला देंगे तो जो ये वेक्टर मिलेगा वैसे वेक्टर की तरह ही होता है, तो ये जेड को व्यक्त करेगा, समृद्ध संख्या को। और अगर हमें ये लंबाई निकालनी है तो ये पाई समकोण त्रिभुज के कर्ण के बराबर होगी, √x² + y², वही मॉड जेड होता है। तो किरमित युग्म हमने देखा, कुछ एग्जाम्पल हम ले लें। जैसे मान लीजिए z = -3 + 2i, इसको हमें किरमित युग्म में लिखना हो तो -3, 2। और z बराबर हो i, इसको किरमित युग्म लिखना हो तो 0, 1, जिसमें रियल पार्ट 0। ये किरमित युग्म बहुत आसानी से आप लिख लेंगे। इससे हमें ये भी पता चलेगा कि समृद्ध संख्या किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश को भी इसी तरह डिफाइन करेंगे जैसे ट्रिग्नोमेट्री में था, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा।
तो ऑर्डर पेयर में हम लिख रहे हैं तो वहाँ से हम ये पता लगा लेंगे कि जो चिन्ह है वो उसी तरह होते हैं। देखिए ऑर्डर पेयर यानी किसी भी समृद्ध संख्या को हमें पता करना है कि किस चतुर्थांश में है। जैसे z बराबर है -1 - i, किस चतुर्थांश में होगी ये पूछा जाए तो आप इसे कृत्रिम युग्म में लिख लेंगे पहले। तो ये -1, -1 होगा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। चिन्ह उसी तरह होते हैं, इसमें x और y दोनों धन, इसमें ऋण धन, इसमें दोनों ऋण, इसमें धन ऋण। ये x y के साइन है ये। तो जब दोनों नेगेटिव होंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ठीक है, तीसरे चतुर्थांश में होगा ये कम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह हम कृत्रिम युग्म में लिख के ये पता कर सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है। अब देखते हैं z का संयुग्मी, दूसरा पॉइंट है z का संयुग्मी। तो z के संयुग्मी को हम व्यक्त करते हैं z बार से, और यदि z बराबर हो x प्लस आई वाई, यही मानेंगे हमेशा, तो z बार होगा x माइनस आई वाई। बेसिकली बार निकालने के लिए जो i का कोफिशिएंट है, i का जो साइन है उसको उल्टा करना होता है, सिर्फ i का चिन्ह बदलता है। तो यहाँ ध्यान रखना, केवल i की गुणांक का चिन्ह, i का चिन्ह बदलता है। अगर i नहीं है तो वही रहेगा, केवल i का चिन्ह बदलता है संयुग्मी में। और कुछ इसकी प्रॉपर्टी भी है, जैसे दो समृद्ध संख्या हो z1 प्लस z2 और पूरे का हमें बार निकालना हो तो हम अलग अलग बार लगा सकते हैं, z1 बार प्लस z2 बार। तो बार के भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम ऐसे लिख देते हैं, निम्न के संयुग्मी बताओ, ठीक है। तो मैं एक दो उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई z हो -1 - i, दूसरा है z 3/2 -4/3 i, z है 3i और z है 3। मैंने हर तरह के एग्जाम्पल ले लिए, एक ये है, ये अलग अलग है सब। अब हमें इनके संयुग्मी लिखना है। तो z बार जो होंगे, पहले वाले का z बार होगा तो हमें सिर्फ इसका चिन्ह उल्टा करना है i का, तो इसका संयुग्मी हो जाएगा ये। दूसरे वाले का z बार क्या होगा, इसका चिन्ह बदलेगा सिर्फ i का, बाकी एज इट इज रहेंगे। तीसरे वाले में z बार आएगा आपका, एक बार लगा है, और ये z बार आएगा आपका -3i, और चौथे में z बार 3 ही रहेगा क्योंकि यहाँ i नहीं, तो आप कोफिशिएंट उल्टा नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं z के योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम में, ठीक है। माना योगात्मक पहले देखते हैं, योगात्मक प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स। माना z बराबर है x प्लस आई वाई, तो माना z बराबर x प्लस आई वाई है तथा z1 इसका योगात्मक प्रतिलोम है। z1 हमें फाइंड करना है, यही z1 है इसका योगात्मक प्रतिलोम। हम मान लेंगे जो भी फाइंड करना होगा, योगात्मक माना है तो z1 मान लेंगे। अगर z1 योगात्मक प्रतिलोम है तो z1 प्लस z 0 होगा। यहाँ से हम z1 निकाल लेते हैं -z, फिर z की वैल्यू रख देंगे। तो बेसिकली हम सीधे भी रख सकते हैं कि अगर z का हमें योगात्मक प्रतिलोम निकालना है और अगर वो z1 हम मानते हैं तो ये बराबर होगा -z के, यानी माइनस से गुणा कर देना है z में, तो आपका मिल जाएगा योगात्मक प्रतिलोम। अब आते हैं गुणात्मक प्रतिलोम में। गुणात्मक प्रतिलोम में माना z का गुणात्मक प्रतिलोम z1 है। माना z का गुणात्मक प्रतिलोम z1 है। अगर ये गुणात्मक है तो z इंटू z1 क्या होगा, 1। तो यहाँ से हमें z1 फाइंड करना है, तो ये होगा 1/z। अब हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो वैसे तो आपको z की यहाँ वैल्यू रखनी है, फिर इसको कंजुगेट से गुणा करके बटे वाला ही हटाना होता है। इसको एक प्रकार से और लिखा जा सकता है, अगर मैं ऊपर नीचे z बार से गुणा कर दूँ तो z बार हो जाएगा, और z बार होता है mod z²। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो हम यहाँ से डायरेक्ट सूत्र भी निकाल सकते हैं। अगर आप इसे याद रख सकें तो हम ऐसे याद कर सकते हैं उसे कि z का गुणात्मक प्रतिलोम ये प्रोडक्ट वाला इनवर्स है इसका। z का गुणात्मक प्रतिलोम अगर हमें निकालना है, मानना वो z1 है, तो ये बराबर होता है z बार बटे mod z², यानी z का संयुग्मी बटे परमाणु। इस तरह भी सूत्र बना सकते हैं, z का संयुग्मी बटे z का परमाणु, या mod z का स्क्वायर कह लीजिए, या z की परमाणु का वर्ग। यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं।
अब आते हैं जेड के मापांक में। तो जेड का मापांक इसी को बोलते हैं मॉड जेड। तो बेसिकली ये वेक्टर की तरह होता है और ये लंबाई के बराबर है अगर देखा जाए तो। जैसे मैंने समरेश तल पे एक्स कॉमा आई वाई लिया था, तो इधर मान लेते हैं ये एक्स कॉमा वाई है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो ये वाई है और ये एक्स है। तो ये जो लेंथ होगी ये होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यही मॉड जेड होता है। तो ये कोणांक होता है, अभी इस पर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो जेड का मॉड जेड का मतलब है लंबाई से। तो यदि जेड बराबर है एक्स प्लस आई वाई, तो मॉड जेड बताओ। ये एक छोटा सा उदाहरण लिया मैंने। तो दोनों पक्षों का मॉड ले लेंगे, तो मॉड जेड बराबर होता है मॉड एक्स प्लस आई वाई के, और ये बराबर होता है अंडर रूट, अभी मैग्नीट्यूड पे हमारे हैं, ये सूत्र होता है अंडर रूट वास्तविक पद का वर्ग प्लस काल्पनिक पद का वर्ग। तो किसी भी समृद्ध संख्या का हमें मापांक निकालना हो बस ये सूत्र लगा देंगे। कुछ उदाहरण ले लेता हूँ। मान लीजिए जेड बराबर है 3 माइनस 4i, अगला जेड है 4i माइनस 3, तो सॉरी दोनों माइनस लगा लीजिए। फिर है जेड बराबर √3/2 प्लस i √3/2। फिर है जेड बराबर 3i, और फिर है आखिरी आप बाद में ले लेंगे। तो इसका मॉड जेड होगा, ये सब उदाहरण है अलग अलग। तो इसका मॉड जेड होगा अंडर रूट वास्तविक पद का वर्ग प्लस काल्पनिक पद का वर्ग। काल्पनिक पद कितना होगा -4, तो 9 और 16 25, इसका क्या आएगा 5। इस तरह इसका भी 5 आएगा। मॉड जेड होगा अंडर रूट वास्तविक पद का वर्ग प्लस काल्पनिक पद का वर्ग, ये भी 16 और 9 25, तो 5 आ जाएगा। इसका निकालते हैं, ये बराबर होगा अंडर रूट वास्तविक पद का वर्ग यानी 3/4, और काल्पनिक पद का वर्ग मतलब √3/2 है, तो 3/4। तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 6/4 यानी अंडर रूट 3/2। 4 का 2 बाहर आ जाएगा, √3 ऊपर रहेगा। पहले इसको काट दीजिए, 2 या 3 बार, तो √3/2 ये आ जाएगा। अब 3i भर है, 3i जेड बराबर 3i का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उसी तरह मॉड जेड होगा इसका। मॉड जेड बराबर होगा मॉड 3i के, ये होगा अंडर रूट वास्तविक पद का वर्ग प्लस काल्पनिक पद का वर्ग। तो कितना आएगा ये 3। तो ये हो गया आपका जेड का मापांक। कुछ इसकी भी प्रॉपर्टी है, मैं कुछ चर्चा कर लेता हूँ। माना Z1 व Z2 दो समृद्ध संख्याएं हैं। दो समृद्ध संख्याएं हैं। अगर Z1 Z2 दो समृद्ध संख्याएं हैं तो Z1 इंटू Z2 का मॉड हो, तो इसको हम लिख सकते हैं मॉड Z1 बटी मॉड Z2। ये भी काफ़ी यूज होगी, और इसी को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं। इसका जनरल जो फॉर्म होगा वो होगी Z1 Z2 Z3 Zn। तो पूरे का मॉड बराबर होगा मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 और मॉड Zn, ये हो जाएगा। और इसी तरह अपॉन के लिए भी होता है, जो चीज़ गुणा में है वो भाग में होगी। Z1 बटे Z2 का मॉड, ये बराबर होगा मॉड Z1 बटी मॉड Z2। ये खासकर काम आएगा इस तरह के सवालों में। देखिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए Z बराबर हो 3 माइनस 4i, और इधर ले लें हम 1 प्लस 3 माइनस 4i, इधर ले लेता हूँ मैं 4 प्लस 3i अपॉन, और ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 6i और 6 माइनस 8i। ये हमें कहे कि जेड वाई इतना है, इसका मापांक बताओ। तो मापांक में आप लगा सकते हैं। तो मापांक का मतलब पूरे का मॉड पूछा है, पहले हम पूरे मॉड लगा लेंगे। तो यहाँ कैलकुलेशन कर देते हैं। मॉड जेड बराबर होगा, जो भी यहाँ गिवन था पूरे में मॉड लग जाएगा। तो जो जो वैल्यू थी उनको लिख लेते हैं यहाँ। 3 माइनस 4i
4 + 3i, 8 + 6i और 6 - 8i। अब अलग अलग मोड लगा सकते हैं। और 6 - 8i। अब हम सबकी वैल्यू रख देंगे। इनफैक्ट ये रूल है Z1 Z2 Z3 बटे Z4 Z5 पूरे का मॉड हो तो आप सब में अलग अलग मॉड लगा सकते हैं। mod Z1, mod Z2, mod Z3, mod Z4, mod Z5। अब इसी तरह हमें सबके मान रखना। तो पहले वाले का मान होगा √ वास्तविक पद का वर्ग प्लस काल्पनिक पद का वर्ग गुणा दूसरा होगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन रहेगा √8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यही रहेगा। तो ये हो जाएंगे आपके 10 10, ऊपर आएगा 25, तो 5 × 5 तो नीचे आएगा 10 × 10, 1/4 आ जाएगा मैग्नीट्यूड। अब आर्गूमेंट की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसके पहले हमें पूर्णांक बताना होगा। तो मापांक हो गया, कंजुगेट हो गया, और अब देखते हैं पूर्णांक, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, जेड का पूर्णांक। इसी को हम कहते हैं आर्गूमेंट ऑफ जेड या ARGZ शॉर्ट में लिख देते हैं, या इसी को हम कह सकते हैं थीटा अगर ये है, या कह देते हैं पूर्णांक, ऐसे भी चलेगा, पूर्णांक जेड यानी जेड का पूर्णांक। तो ये बेसिकली किरमित युग में अगर आप लिख पा रहे हैं आसानी से, तो जो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चल के जो एंगल नापा जाएगा जेड का, वही कोण जेड का कहलाएगा पूर्णांक। लेकिन यहाँ चतुर्थांश के हिसाब से भी अब आपको ध्यान देना है, क्योंकि चतुर्थांश चेंज होंगी, और याद रहे पूर्णांक के कई मान हो सकते हैं। तो अगर पहले चतुर्थांश में है कम्प्लेक्स नंबर तो पूर्णांक थीटा ही हो जाएगा। अगर कम्प्लेक्स नंबर दूसरे चतुर्थांश में है तो पूर्णांक हो जाएगा पाई माइनस थीटा। अगर तीसरे चतुर्थांश में है कम्प्लेक्स नंबर तो इसका पूर्णांक होगा माइनस पाई प्लस थीटा। इसका नेगेटिव होता है, यानी ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसका नेगेटिव यहाँ आता है, इसी तरह इसका नेगेटिव यहाँ आएगा, ये हो जाएगा माइनस थीटा पूर्णांक। तो पहले आपको पॉजिटिव मान के पूर्णांक निकाल लेना है, और यानी पहले आपको थीटा निकालना है यहाँ से। tan थीटा बराबर होगा y/x का मॉड। तो इस जब हम मॉड लगा लेंगे यहाँ पे, कोई भी x y के मान होंगे कंपेयर करा के यहाँ रखेंगे तो ये हमेशा धनात्मक रहेगा, क्योंकि मॉड लगा। जब ये धनात्मक रहेगा तो थीटा यहाँ पे क्या होगा, न्यून कोण, क्योंकि tan कहाँ कहाँ धन होता है, पहले में, और आल साइन tan तीसरे में, ये फिलहाल धन आएगा। उसके हिसाब से फिर चतुर्थांश को देखा जाएगा कि कौन सा कोण लिया जाए। ठीक है, तो इसमें भी हम उदाहरण देते हैं कुछ। निम्न की पूर्णांक बताओ। पहला है Z1 बराबर -1 - i, दूसरा है Z बराबर 3 + 4i, तीसरा है Z बराबर √3/2 प्लस i √3/2, और Z बराबर -1/2 प्लस i √3/2। इसके भी निकाल लेते हैं। तो सभी का हमें पूर्णांक निकालना है। तो पहला ही उदाहरण लेते हैं, Z बराबर -1 - i, तो पूर्णांक होता है थीटा। तो पहले हम निकालेंगे tan थीटा, तो x की और y की वैल्यू कंपेयर करके निकालेंगे, तो -1 1 1 कैंसिल होगा, 1 आएगा, तो थीटा हो जाएगा 45। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में थी -1 और -1, ये थर्ड में थी। तो पूर्णांक का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा -पाई माइनस थीटा। तो -पाई - π/4, दैट इज -3 π/4। इस तरह आपका पूर्णांक निकल आएगा। किसी का भी आप इसी तरह निकाल सकते हैं, जैसे ये है दूसरा वाला Z प्लस है, तो जो थीटा आएगा वही वैल्यू हो जाएगी, अगर x y दोनों प्लस है, यानी पहले क्वाड्रेंट में है, जैसे ये, तो इसका 45 अंश आएगा, दोनों कट जाएंगे। अब आते हैं अगले एग्जाम्पल में, Z बराबर -1/2 प्लस i √3/2। तो देखते हैं, सबसे पहले इसका पूर्णांक निकालते हैं tan थीटा से।
1/2, तो ये आएगा आपका √3, तो थीटा आ जाएगा 60, यानी π/3। अब थीटा फाइंड हो गया। अब हम ये देखेंगे ये किस क्वाड्रेंट में है। ये किस में है आपका दूसरे में, क्योंकि ऋण कॉमा धन है, तो पूर्णांक होगा आपका फाइनल पाई माइनस थीटा, यानी 2π/3 इस तरह निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्रुवीय रूप में आते हैं। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ध्रुवीय रूप और कार्टेशियन रूप पे हम बात कर चुके हैं। ध्रुवीय रूप अलग से समझना, ये होता है पूरा कार्टेशियन फॉर्म XY में, और ध्रुवीय रूप होता है R × cos थीटा प्लस I sin थीटा। I sin के साथ ही होगा। R यहाँ पर जो दिख रहा है ये mod z के बराबर होता है, इसी को हम कहते हैं मापांक, और ये बराबर होगा इसके जो हमें गिवन होगा, धन आएगा और हमेशा धनात्मक होता है R या mod z। अब हम निकालेंगे यहाँ से थीटा, और थीटा पूर्णांक है, आर और थीटा निकाल के यहीं इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो आपका थीटा निकल आएगा। तो अब पहले चैप्टर के सवालों में आते हैं 5.1 की NCERT की। और आई के मानों पर भी हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे इसके पहले, तो ज़रा समझ लेते हैं। I² हमने क्या पढ़ा, -1। अब हमें ये पता होना चाहिए कि -1 पे कोई भी समघात लगी है। समघात मतलब 2, 4, 6, 8 इस तरह, तो इसका मान +1 होगा। और -1 पे कोई विषम घात लगी है, जैसे 1, 3, 5, तो इसकी वैल्यू -1 आएगी। और जिस भी आई का मान निकालना है, यदि आएगा 100, तो हमें 2 का भाग दे देना है पहले इसमें, क्योंकि I² का मान हम जानते हैं। अगर और आई बचता तो इंटू कर देते, तो आई घात 100 को ये लिखेंगे, -1 घात 50, तो क्या आ जाएगा 1, 50 बार गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। फाइव 5.1 में 1 से 10 तक प्रत्येक पे प्लस आई में लिखना। x + i y या a + i b रूप में लिखो। तो पहला पॉइंट है i y इंटू -3/5 i का गुणा होगा, तो ये I² 3 आ जाएगा, इसमें I² की वैल्यू -1 रख देंगे। दूसरा है
आई घात 9 प्लस आई घात 19, इसको लिखेंगे आई स्क्वायर घात 4 इंटू आई, इसको आई स्क्वायर घात 9 इंटू आई। तो ये -1 प्लस 1 हो जाएगा, ये -1 रहेगा, ये आया आई और ये आएगा माइनस आई, -1 में घात 9 होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। आई घात -39 है, तीसरा आई घात -39, तो 1/आई घात 39 कर लीजिए, आई स्क्वायर घात 19 इंटू आई, तो -1 पे घात 19 पहुंचा इंटू आई, तो -1/आई हो जाएगा। फिर आई से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो -1 कट जाएगा और आई भर बचेगा प्लस का। चौथे में आते हैं 7 + 7i, 7 + 7i, अभी गुणा कर लेंगे इसलिए